उतना समय आप बचा लोगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बहुपद दे दिया है और इसके शून्यकों का योगफल पूछा है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों -b/a। ये फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल निकालने का। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका a है और ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, इतना बात तो आपको मालूम है। बस वैल्यू रख दीजिए, माइनस है तो आप माइनस लगाइए। b का वैल्यू कितना है 5, तो आप लिखेंगे 5 और बटे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है। अब आ गया -5/3, मतलब कि -5/3। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 4 से लेकर 5 सेकंड के अंदर में आप लोगों का आंसर आ गया कि नहीं। तो इस तरह आप लोगों को समय बचत करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को समय लिख के तो दिखाना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ही टिक करना है। तो जितना जल्दी आप इसका जवाब दे पाओगे उतना ही समय आप बचा लोगे और दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसमें आप समय अपना दीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा, देखिए क्या है, कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी। तीसरा है कि समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। जब मूलों की प्रकृति अगर आपसे पूछे तो आपको निकालना पड़ेगा विविध कर, b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि ये आपका a का है, ये b का मान है, या आपका c का मान है। अब रख दीजिए, तो यहाँ पे b² मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 4 और गुड़े a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 4। अब इसको हल करोगे तो हो जाएगा जो है वो 0 से छोटा है। तो जो वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाएगा मतलब कि वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आप लोगों का कि मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, अगर जो वैल्यू 0 से अगर छोटा आ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं कि मूल काल्पनिक होगा। और मूल काल्पनिक होगा उसका दूसरा नाम होता है वास्तविक नहीं या अवास्तविक होता है। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा, या तो उसको कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होगा। क्लियर है। चलिए आप देखिए चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद बताए कि अंत से 10वां पद क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है, पहला पद क्या है 4। इसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पे क्या d मतलब सर्वांतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, ये आपका आ गया सर्वांतर। इसी तरह मेरे प्यारे जो एल मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 254, यहाँ पर लिख दोगे आप 254। अब यहाँ अंत से 10वां पद पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर अंत से 10वां पद मतलब an। ठीक है, an अंत से 10वां पद पूछा है ना, तो an बराबर क्या होगा फॉर्मूला कि l माइनस n माइनस 1 d, यह फॉर्मूला होता है। नोट कर लीजिए, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का मान दिया है 254 और 254, यहाँ पे ऐसे आप लिखे, ये हो गया 254 माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो n है आपका कितना 10वां पद। ठीक है, ये आपका n का वैल्यू है 10वां पद, तो n की जगह पर लगेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखोगे आप 5। अब ये हो जाएगा आपका 254 और माइनस 10 में से गया तो 9, 9 5 45। अब 254 में से 45 घटा दो, कितना जाएगा 209। 209 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना सिंपल कोई तरीका आप लोगों को बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारों जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये आपका समरूप में क्या होता है कि ये जो कोण बी 80 अंश दिया है और यह कोण डी जो है 80 अंश दिया है। ठीक है, मतलब कि कोण B जो है कोण D के बराबर है, मतलब इस B वाले पॉइंट पे इस D वाले पॉइंट का बिंदु आकर यहाँ पे चिपकेगा, मतलब B जो है D के बराबर होगा। इतना याद रखिएगा कि B के सीधा में क्या आएगा D आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे B है लेकिन B के सीधा में यहाँ पे E दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे B तो है लेकिन B के दूसरे नंबर पे यहाँ पे F दिया, ये भी नहीं होगा, मतलब B के सीधा में D होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे B दिया है और B के दूसरे नंबर पे D दिया है, मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के।
इस रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जो कोण बी 80 अंश है, यहाँ पे कोण डी 80 अंश है, तो यहाँ बी की सिधाई में डी होना ही चाहिए। बस ये नोटिस करना है। देखिए तुरंत मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु -3 और -4 के मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। सिंपल। तो 3 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसी तरह 4 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16, और इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि कभी भी बिंदु दे दे कोई 2 पॉइंट और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इन दोनों का वर्ग निकालिए और वर्ग निकालने के बाद इनका वर्गमूल निकाल दीजिए, मतलब उनका योग कर कर। ठीक है, क्लियर है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए क्या है। 7वां प्रश्न दिया गया है कि यदि cot a बराबर 3/4 तो sec a का मान होगा। अब मेरे प्यारो बच्चों आपको फार्मूला होगा लाल बटे कक्का का फार्मूला आपको जरूर मालूम होगा। तो यहाँ पे cot तो sin cos tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot हो जाएगा आधार बटे के लंब, तो हो जाएगा आपका आधार बटे के लंब, आधार 3 लंब 4। तो एक हम क्या करेंगे, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें आपका आधार तो 3 दिया हुआ है और लंब आपका 4 दिया हुआ है। तो कड़ निकालना है, तो कड़ कैसे निकलता है, इन दोनों का वर्ग करके योग कर दीजिए, फिर उसका वर्गमूल ले लीजिए। तो 4 का 16, 3 का 9, तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अब कड़ भी आपको मालूम चल गया। अब सेक ए का वैल्यू आप लोगों को बताना है कि सेक ए का मान क्या होता है। तो सेक का मान क्या होता है, कड़ बटे के आधार, कड़ बटे के आधार। तो कड़ आपके पास कितना है, 5, और आधार कितना दिया हुआ है, 3। तो 5/3, मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो, मात्र 2 से लेके 3 सेकंड के अंदर में तुरंत आंसर मालूम चल जा रहा है। इतना शॉर्ट तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है। प्रश्न 8वां देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। कहने का मतलब है कि अल्फा का कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखा जाए कि tan अल्फा और sin अल्फा दोनों का मान जो है बराबर आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 0 अंश का वैल्यू और sin 0 अंश का वैल्यू दोनों का मान समान होता है। ठीक है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा tan देखिए tan 45 अंश का मान रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और sin 45 अंश का मान 1/2 आता है, बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। tan 60, अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3, और sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी बराबर नहीं होगा। tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 अंश, क्योंकि tan 0 अंश और sin 0 अंश का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो, देखते ही तुरंत आंसर मार दोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात है एक संबंधित करड़ी में 3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, एक छड़ हो गया, ये क्या हो गया, एक छड़ हो गया, यहां लिख भी देता हूं, ये क्या हो गया, छड़ हो गया। अब छड़ का छाया या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो मैं इसका छाया इधर बना देता हूं, ये छड़ का छाया हो गया। तो बोला एक छड़ की लंबाई, तो लंबाई हो गया यहाँ पे 1, अनुपात दिया है लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो लंबाई 1, ठीक है, और उसकी छाया का जो अनुपात है वो हो गया करड़ी में 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो छड़ की लंबाई क्या हो गया यहाँ पे 1, और छाया की लंबाई क्या हो गया, करड़ी में 3। अब यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण, अगर इसको मिला दूं तो उन्नयन कोण मतलब जो नीचे से ऊपर देखा जाता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है, लेकिन यहाँ पे लंब और आधार, तो लाल बटे कक्का से आप देख लो। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ लाल बटे कक्का का, तो लाल बटे कक्का में 10, देखिए 10 का ही मान लंब बटे आधार होगा। देखिए लंब और आधार मतलब लंब बटे आधार 10 का वैल्यू है, तो यहाँ पे tan थीटा लगा दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास है 1 और आधार हमारे पास क्या है, करड़ी में 3। अब tan कितने अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है, तो tan 30 अंश का मान जो होता है 1/करड़ी में 3 होता है। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो कितना ज्यादा सिंपल है। प्रश्न संख्या 10वां, सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब मेरे प्यारों बच्चों आप ही बताओ, अगर मैं यहाँ पे बना देता हूं एक वृत्त, ये हो गया वृत्त,
और वृत्त में मैं एक व्यास ले लेता हूं, ये हो गया व्यास। और इस व्यास से हम कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखिए, एक तो समांतर रेखा ऐसे खींचा जा सकता है, एक समांतर रेखा ऐसे खींचा जा सकता है, दो ही समांतर रेखा खींचा जा सकता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है और 60 अंश का कोण मतलब थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 60 अंश, त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या कहता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? थीटा का मान 60, तो 60 और बटे में नीचे आपका 360 और पाई को पाई ही लिखेंगे क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ है। और आर का वैल्यू है 12, तो इसको लिखेंगे 12 गुणे 12 क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आर का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 के 36, 6 बार पकड़ गया और 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24 पाई, तो 24 पाई और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका आंसर, मतलब 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 12 है कि यदि एक गोले का व्यास d है, तो गोले का व्यास अगर d है तो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो उसका आयतन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि एक गोले का आयतन क्या होता है। तो अगर गोले के आयतन का अगर हम फार्मूला देखें तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में त्रिज्या के रूप में नहीं दिया है, आर कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या की जगह पे व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास के रूप में ही इसका फार्मूला हमें बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि डी व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना। तो अगर मैं यहाँ आर निकाल दूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे के 2, तो जहां पे भी आर आएगा वहां पे डी बटे 2 मान रख देना। चलिए, तो आयतन बराबर क्या दिया हुआ है? 4/3, तो 4/3 पाई। इसके बाद आर का क्यूब है, तो आर का क्यूब का मतलब यहाँ पे डी बटे 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा डी का क्यूब और 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 4 दूनी के 8। ठीक है, अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 दूनी के 6, 1/6 और ये हो जाएगा पाई, इधर बचा डी का क्यूब, 1/6 पाई डी का क्यूब। ठीक है, तो 1/6 पाई डी का क्यूब। चलिए ऑप्शन में देखें दिया है 1/6 पाई डी का क्यूब, तो देखिए यहाँ पे 1/6, ठीक है, इसके बाद पाई डी का क्यूब, मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 और ऊपर ही आपका गुणा है पाई का और इसके बाद डी का क्यूब, मतलब इस रूप में इसको व्यक्त किया गया है। समझ आ गया? तो इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों से? समझ में आ रहा है? प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, 3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, आयतन में क्यूब होता है, तो हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। दिया है कहीं पे 3 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का, अगर गोले का पूछ ले कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? 14 बोला कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग पूछा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए। ठीक है, तो नीचे हम लोग संचयी बारंबारता यहाँ पर निकाल देते हैं, तुरंत इसका आंसर बता देंगे हम लोग। संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? ये 4 है तो 4, अब इस 4 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 में अब जोड़ोगे यहाँ पे 5 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15, और 15 में 8 तो कितना हो जाएगा? 23, और 23 में 2 तो हो जाएगा आपका 25। क्लियर है? तो टोटल कितना आ गया? 25, मतलब n का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 25। हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए, तो 25 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। अब 12.5 किस में होगा? अब देखिए, तो 12.5 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो तो 15 और 20 के बीच में होगा नहीं,
12.5 जो होगा 10 और 15 के बीच में होगा, होगा कि नहीं? 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12 और 12.5 इसी के बीच में तो होगा, बिल्कुल। तो 10 और 15 जो है वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग। 10 और 15 का मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी माध्यिका वर्ग पूछे संचयी बारंबारता निकालिए और n/2 निकाल कर देख लीजिए, कितना आसान है। देखिए, चलिए अगला संख्या है 15। तो 15 क्वेश्चन क्या है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हो तो इसका बहुलक होगा। मेरे प्यारों, जो बहुलक बराबर फार्मूला एक चलता है, बहुलक बराबर फार्मूला चलता है कि 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, यह होता है मेरे प्यारों जो बहुलक बराबर। ठीक है, अब यहां पर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू कितना है 29 और माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का वैल्यू कितना है 27। तो अब 29 को गुणा 3 में कर लीजिए, तो 29 तिया कितना होता है 87, बिल्कुल। और 27 गुना कितना होता है 54। अब 87 में से 54 घटा दीजिए, कितना जाएगा 33। 33 का मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब इसका माध्य ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो बारंबारता को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एफ। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बारंबारता को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? बारंबारता को एफ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप मध्यमान निकाल लीजिए। नीचे आप क्या निकालेंगे? मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं x का वैल्यू। अब कैसे मध्यमान निकलता है आप ही देखो। अब बताइए कि 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? तो आप कहोगे 5 आएगा, आएगा कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? आप कहोगे 15 आएगा। इसी तरह 20 और 30 के बीच में क्या आएगा? 25 आएगा। और 30 और 40 के बीच में क्या आएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर है? x का वैल्यू निकल गया। अब अगला जो होता है वो निकलता है fx। fx का मतलब कि इन दोनों का गुणा। तो 5 दूनी के 10, 15 कम 15, 25 चौको 100 और 35 तिहाई कितना होता है? 35 तिहाई 105। तो यहाँ पे लिख दीजिए 105, निकल गया। अब देखिए यहाँ पे मध्यमान x का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे fx निकल गया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम क्या करेंगे कि यह जो आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे आपका fx का वैल्यू दिया है, तो अब ये जो ऊपर बारंबारता f दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? सिग्मा f। सिग्मा f मतलब इनका पूरा योग। तो 2 1 3 और 3 और 4 7 और 7 और 3 कितना होगा? 10। मतलब सिग्मा f का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। इसी तरह नीचे जो दिया हुआ है सिग्मा fx मतलब fx का योग निकालिए। तो fx का योग निकाल लीजिए। तो fx का योग कितना हो जाएगा? जब यहाँ पे 10, 15, 100 और 105 तीनों को जब 1 2 3 चारों को जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 230। क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब x पे बार। माध्य का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx का वैल्यू कितना दिया है? 230 और सिग्मा f का वैल्यू कितना हुआ है? 10। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 23। 23 का मतलब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा कॉपी लेकर नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट पेपर पे ही सॉल्व करके बता दे रहा हूं। मैं जानता हूं ना इतना आसान है कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसका जवाब मात्र मेरे प्यारों से 10 मिनट नहीं लगेगा, पूरा 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 17 है कि एक अर्ध वर्ष में 53 सोमवार होते हैं, मतलब होने की प्रायिकता होगी। तो एक अर्ध वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? अर्ध वर्ष को बोलते हैं मेरे प्यार लीप वर्ष। याद रखिएगा, अर्ध वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। तो जब भी लीप वर्ष बोले कि अर्ध वर्ष में अगर 53 सोमवार है या तो सोमवार की जगह कुछ भी कोई भी 7वें दिन में कोई नाम दे दे और पूछे कि प्रायिकता क्या होगा, तो जब भी यहाँ पे अर्ध वर्ष बोले, ठीक है, तो यहाँ पे 53 सोमवार है। तो 53 सोमवार होंगे तो यहाँ पे जब भाग दोगे मेरे प्यारों से तो यहाँ पे 2 डेट एक्स्ट्रा बचेंगे। और नीचे कितने हैं? दिन कितने होते हैं? 7। उन 7 दिन में से कोई एक आ जाएगा। तो 2/7 मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा।
तो कभी कभी क्या पूछता है यहाँ पे कि अर्धवर्ष ना देके साधारण वर्ष दे देता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए इस प्रश्न को भी। कभी कभी अर्धवर्ष ना देकर साधारण वर्ष पूछेगा कि एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो साधारण वर्ष में तो होते हैं आपके 365 दिन, ठीक है। तो जब इस साधारण वर्ष पूछे तो यहाँ पे 1/, क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो साधारण में 1/7, लीप वर्ष या अर्ध वर्ष में 2/7। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि दो मित्रों का जन्म जो है 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अब 2020 में दो मित्रों का जन्म हुआ और प्रायिकता ज्ञात करना है कि दोनों का जन्मदिन जो है एक ही दिन हो। तो सबसे पहले 2020 को चेक कीजिए कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो इसको 4 से भाग दे दीजिए। अगर 4 से पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। तो देखिए 4 5 20 और 4 5 20, पूरा का पूरा भाग चला गया, मतलब हमको कंफर्म हो गया कि ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा, ठीक है। इतना बात तो आपको मालूम चल गया। तो कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो मतलब 1, ठीक है, और 366, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, मतलब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लीप वर्ष कोई डेट ना दे, कोई ऐसा डेट दे दे जो 4 से ना कटे, जैसे आपको 2023 दे दे कि 2023 बोले कि दो मित्रों का जन्म अगर 2023 में हुआ है था तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो यह आपका 4 से भाग नहीं जाएगा। तो 4 से भाग नहीं जाएगा मतलब ये कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। जब साधारण वर्ष हो जाएगा तो इसमें दिन जो हो जाएगा 365, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/365। तो जब साधारण वर्ष दे दे तो 1/365 होगा, जब लीप वर्ष दे दे तो 1/366 होगा। इतना याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है कि दो बिंदु दिया हुआ है कि 2,3 और 1 4,1 के बीच की दूरी पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा।